नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे बैन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पिछले हफ्ते सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिनमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी शामिल थे, उनको ब्लॉक करने का आदेश दिया था। सरकार का कहना था कि यह कदम फेक न्यूज, हेट स्पीच और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन लोगों के लिए ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मुद्दा नहीं था। खासकर युवा पीढ़ी, जिन्हें जेन ज़ी कहा जा रहा है, इसे करप्शन और सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन मान रहे थे। सोमवार को हजारों नौजवान काठमांडू की सड़कों पर उतरे और कई ने संसद भवन तक में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन, लाठीचार्ज और रबर बुलेट्स तक का इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर साफ साफ लिखा था, इनफ इज इनफ और एंड टू करप्शन। कई युवाओं ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर तक पथराव भी किया। दरअसल हाल के दिनों में नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नेपो किड कैंपेन वायरल हुआ था, जिसमें नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल को उजागर किया गया और ये आरोप लगाया गया कि उनकी ऐशो आराम की जिंदगी जनता के पैसों से चल रही है। यही कैंप धीरे धीरे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में बदल गया। सोमवार रात आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने बैन हटाने का ऐलान कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि यह फैसला जेन ज़ी की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आपको बता दूं कि नेपाल में अभी भी टिकटॉक चल रहा है और वहीं से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें साधारण नेपाली नागरिकों की मुश्किलों को नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम भरी जिंदगी से तुलना की जा रही है। यही नेपो किड कैंप बनकर युवाओं के गुस्से का ईंधन साबित हुआ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नेपाल में बैन लगाया गया है। जुलाई में सरकार ने टेलीग्राम को बैन कर दिया था, ऑनलाइन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देकर। टिकटॉक को भी 9 महीने तक ब्लॉक किया गया था, लेकिन बाद में कंपनी के नियम मानने पर बैन हटा दिया गया था। सरकार का कहना है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करती है, लेकिन उसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना ही होगा। लेकिन जनता का गुस्सा कुछ और ही कहता है। असलियत ये है कि ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। नेपाल की राजनीति पिछले 20 सालों से लगातार अस्थिर रही है। 2006 में राजशाही खत्म हुई, 2008 में नेपाल बना फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और पिछले 15 साल में ही 13 बार सरकार बदले गई। इस अस्थिरता का सबसे बड़ा असर पड़ा युवाओं पर। देश की जीडीपी का 25% हिस्सा सिर्फ विदेशों में काम कर रहे नेपाली मजदूरों की रेमिटेंस से आता है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान युवा अपने ही देश के सिस्टम पर भरोसा खो रहे हैं। नेपाल का इतिहास देखा जाए तो नेपाल में 1950 से लेकर अभी तक यानी 2025 तक 3 सबसे बड़े रेवोल्यूशंस हो चुके हैं और हर बार युवाओं ने सड़कों पर अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई है और सरकार तक गिरा डाली है। सोमवार के हिंसक प्रदर्शनों के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने तो इस्तीफा ही दे डाला, जबकि प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि हिंसा के पीछे विभिन्न स्वार्थी समूह की घुसपैठ थी। उन्होंने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजा और मुफ्त इलाज का वादा किया है। सोमवार का आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था। यह गुस्सा उस राजनीतिक तंत्र के खिलाफ है जिसने पिछले 20 सालों से नेपाल को अस्थिरता और भ्रष्टाचार में धकेल रखा है। तो सवाल ये है, क्या ये आंदोलन सिर्फ एक और जन आंदोलन बनकर रह जाएगा या फिर यह नेपाल की राजनीति का अगला टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्योंकि इतिहास बताता है, नेपाल में जब भी युवा उठे हैं, बदलाव जरूर हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।